केजरीवाल ये अपनी जनता को और अपने विधायकों को स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता और विधानसभा उनके साथ पूरी मजबूती के साथ है। उनके और आप लोकपाल के लिए बड़ा लगे हुए थे, लोकपाल क्यों नहीं लाए? आपकी हिम्मत हुई आज तक पूछने की? आपको लतिया कर बाहर कर दिया गया, फिर भी नहीं पूछ रहे जी। इस बदतमीज आदमी से आप सुन लीजिए भाषा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेकुलर इंसान रिटायर्ड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिबेट के बारे में जो कि किसान मुद्दे को लेकर के जो कुछ फैक्ट है आजकल चल रहे हैं, जो कि लड़ाई चल रही है या फिर किसान आंदोलन के पीछे किसका हाथ है, इस मुद्दे को लेकर के हम आज बात करेंगे। यहाँ पर एक तरफ है संगीत रागी और दूसरी ओर है विपक्ष में है हमारे आशुतोष जी। तो दोनों ही राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो अपनी अपनी राय दोनों रखते हैं। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे, बहस बहुत तीखी होने वाली है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो हमें आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य रूप से मिलेंगी। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये दो एमएलए आए अलग अलग, एक दिन आया, एक दूसरे दिन आया, और आके दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई, अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी 21 एमएलए को संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए और उसे संपर्क कर रहे हैं। तो तुम भी 25 करोड़ रुपए देंगे और तुम भी आ जाओ पार्टी में और हम अपनी टिकट से तुमको बाद में चुनाव लड़ा देंगे। बीजेपी पर सीधे आरोप लगाते हुए प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आशुतोष जी आपके पास आते हुए, अब बीजेपी की ओर से कोई अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर आया नहीं जाता है, फिर ये विश्वास प्रस्ताव लाकर, और ये तीसरी बार है 2022 में, फिर मार्च मतलब इसी समय, आखिर क्यों इस तरह की कोशिशें की जाती हैं मुख्यमंत्री की ओर से? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है? कितने विधायक सदन ही बिल्कुल उनको बाहर भी कर दिया, आज 8 हैं, 7 को बाहर बिठा दिया। तो ये मुख्यमंत्री की ओर से क्यों किया जाता है, यही तो सवाल है। क्योंकि मार्च 2023 यहां पर जो मार्च 2023 में लाए, अगस्त 2022 में लाए, फिर लेकर आए। देखिए, इसका सीधे रिलेशनशिप जो 19 तारीख को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया है पूछताछ के लिए, उससे इसका सीधा संबंध है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये अपनी जनता को और अपने विधायकों को ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता और विधानसभा उनके साथ पूरी मजबूती के साथ है, उनके पास बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोड़ने की कोशिश की है, ये वो मैसेज देना चाहते हैं। इसका और किसी तरीके से कोई लेना देना, कोई औचित्य नहीं है। अब ये अलग बात है कि 19 तारीख को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे सिर्फ पूछताछ करता है या उनको अरेस्ट करता है, वो अलग प्रश्न। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद यह आशंका बहुत बलवती है कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए कि इस वक्त अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते हैं तो ये वाकई में बहुत बड़ा संकट आम आदमी पार्टी के ऊपर होगा, क्योंकि उनके जो 2 प्रमुख नेता जो उनकी अनुपस्थिति में अगर जेल के बाहर होते तो शायद पार्टी को संभाल भी सकते, तो सरकार भी चला सकते थे। वो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों ही आज की तारीख में जेल में है और उनको बेल नहीं मिल रही है। तो ऐसे में दिल्ली पूरी तरीके से हेडलेस हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए। और हो सकता है इस बहाने भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करके जो आम आदमी पार्टी की सरकार, ये विधायक है, उनको पीछे लाने की कोशिश करे। ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं आप लोग, उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, सीधा आरोप सदन के भीतर लगाया है उन्होंने। देखिए, दरअसल केजरीवाल की राजनीति झूठ की बुनियाद पर है और वो जब बाहर झूठ बोलते हैं तो उनको जो है कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ती है। अरुण जेटली जी से कान पकड़कर माफी मांगी, नितिन गडकरी जी से झूठे आरोप लगाए, कान पकड़कर माफी मांगी, कपिल सिब्बल से कान पकड़कर माफी मांगी। वो विधानसभा के जो सदन है उसका दुरुपयोग झूठ बोलने के लिए करते हैं ताकि उन पर जो है कोई मुकदमा ना बने और उनको फिर कान पकड़ के उठक बैठक करके माफी ना मांगनी पड़े। इसलिए बारंबार जो जानते हैं कि मेरा भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ जिस तरह के प्रमाण है, उनके मनीष सिसोदिया जो है वो जेल काट रहे हैं और उनकी सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि उनके खिलाफ किस तरह से उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसका मनी ट्रेल है। इसी तरह से संजय सिंह के लोगों ने कैसे रिश्वत ली, इसके सबूत हैं। वो कह रहे हैं 25 करोड़ का ऑफर दिया गया है हमारे साथ, उनसे तो बाकायदा कोशिश की गई है। चित्रा जी, बाकायदा सीआईडी ने आके उनसे पूछा बताइए किसको दिया। हाँ। उनकी हिम्मत हो तो बता दे नाम, कौन आया था, कब आया था, किसको ऑफर दिया, ये भी स्पष्ट कर देना वो। हाँ। तो झूठ बोलने वाले जिनका जो है सिद्ध हस्त झूठे हैं और उनकी पार्टी के आसपास भी अगर कोई चले जाता है तो अभी झूठ बोलने का विशेषज्ञ हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने खरीदने की कोशिश नहीं की, आपकी बातों पर आशुतोष जी को जवाब देना चाह रहे थे।
मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी को बहुत यकीन है, बेल नहीं मिल रही इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बट इसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस पर भी टिप्पणी की थी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा करेंगे तो कर लेंगे चर्चा मित्र। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा में आए हो, यहाँ वहां क्यों भागते हैं यार? आशुतोष जी, प्रेम शुक्ला जी, आप इसी चर्चा कर लेते ना, इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही चर्चा करते हैं, आज इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही चर्चा कर लेते हैं मित्र। आइए इसी पर। और आप लोकपाल के लिए बड़ा लगे हुए थे, लोकपाल क्यों नहीं लाए? आपकी हिम्मत हुई आज तक पूछने की? आपको लतिया कर बाहर कर दिया गया, फिर भी नहीं पूछ रहे हैं। ऐसी भाषा फिर से भी परहेज पूछ किया रहे जा हैं लतिया सकता का है। गलत प्लीज है। प्लीज एक सेकंड, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। और ठीक है प्रेम शुक्ला, मुझे आपत्ति है, मुझे दोनों ही लोगों की भाषा पर आपत्ति है, लेकिन ठीक है, खत्म कीजिए प्लीज, खत्म कर लीजिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज खत्म कीजिए, प्लीज खत्म। इस बदतमीज आदमी को आशुतोष जी मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मेन टॉपिक पर आते हैं, मेन टॉपिक पर। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज। उनको 200 से ज्यादा 50% वोट शेयर वाली सीटें बीजेपी के पास हैं। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था अब की बार 300 पार, 303 सीटें बीजेपी जीती, 353 सीटें एनडीए जीती। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हवा हवाई हो रही हैं। 14 में वो कहते हैं कि हम शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत लाएंगे, वैसा हुआ। 300 पार का नारा देते हैं 2019 में, वैसा होता है। और अब राम की लहर भी है जो बीजेपी अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है, और बाकी तमाम उसके मुद्दे भी हैं, 80 करोड़ लाभार्थी और भी दूसरे मुद्दे। आपने लोकसभा चुनाव की बात की, कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी ने पिछली बार कहा 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, तो आई 300 सीटें। बंगाल में भी तो कहा था कि 200 पार, कितनी सीटें आई? क्या केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 20 में से 20 सीट लेकर आ सकती है? क्या तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें लेकर आ सकती है? क्या तेलंगाना में 4 से ज्यादा बढ़ा के 17 सीटें ला सकती है? क्या आंध्रा में अपना खाता खोल सकती है? क्या पंजाब में बिना अकाली दल के अकेले भी क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी जो है वो 13 सीटें ला सकती? नहीं ला सकती। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए और चुनाव में महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर यह है कि अगर वो तीसरी बार अपने बल पे बहुमत का खाता बनाते हैं, अगर बहुमत लेकर आते हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी अगले पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अपने बल पर 3 बार पार्टी को जिताकर लेकर आएंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें लेकर आ रही, तो मुझे तो कम से कम यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है जिन राज्यों का मैंने ब्यौरा दिया है वहां भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करने जा रही है, या 10% या 50% सीटें भी लेकर आ सकती है। आने वाले दिनों में आपको दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी है, ठीक बात है कि दक्षिण भारत में 39 के 39 तमिलनाडु से नहीं आने वाली है, केरला में, लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चमत्कार करने वाली है। ये आज को मैं आपको बता रहा हूं, तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलने वाली हैं, और तेलंगाना के अंदर 7 से 9 सीटों से कम भारतीय जनता पार्टी को इस बार नहीं आने वाली है। ये कह देना, खारिज कर देना, ऐसे ही ड्राइंग बोर्ड पर पत्रकार लोग 2014 में भी कहते थे कहां से सीटें आएंगी, कुल मिलाकर के 222, अरे तू इसको तो गठबंधन बनाना पड़ेगा, गठबंधन में कौन साथी आएंगे नहीं। फिर 2019 का चुनाव हो रहा था तो बड़े बड़े उस समय के कांग्रेस के इकोसिस्टम के पत्रकार कह रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। अरे भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। ये ठीक है कि उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन इस बार उससे बेहतर प्रदर्शन करेगा। आप 62 सीटें आप कह रहे हैं, 62 सीटें तो उत्तर प्रदेश से आई थी, क्या पता इस बार 79 और 80 सीटें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को आ जाए। तो ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है या प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो दावे खोखले हैं। आप अपने बारे में, जरा कांग्रेस के बारे में यही सर्जरी करके देखिए ना, कांग्रेस पार्टी को कहां से आ रही है। कांग्रेस पार्टी तो अपने दुर्दिन काल में है, दुर्दशा इसी को कहते हैं, रहा न कोई कुल रोवन हारा कांग्रेस पार्टी को। लेकिन वही कांग्रेस का नेतृत्व जो है भारत के उन तथाकथित बौद्धिक पत्रकारों के लिए और बुद्धिजीवियों के लिए अभी आइकन के तौर पर खड़े हो जाते हैं, और कल से बड़े बड़े लोग उनके लिए कसीदे कढ़े जा रहे हैं। कल से लोग उनके लिए बड़े बड़े कसीदे कढ़े जा रहे हैं। अरे देखो ये हो गया, राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था, राहुल गांधी ने, अरे आप अपनी दुर्दशा देखिए कि आपके साथ कोई भी राजनीतिक पार्टी खड़ी नहीं हो रही है। बिहार के बाद दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको किसकी बात सही लग रही है, आपकी क्या राय है इस बारे में। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।